किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं हमारे अलग अलग सेगमेंट के जरिए। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, फिर बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की भी। लेकिन आइए उससे पहले आपको हम लिए चलते हैं कृषि मंत्रालय, जहां दूरदर्शन किसान के स्टूडियो से आज अपर आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार काले जी जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से मशीनीकरण जो है उसको बढ़ाया जा रहा है और इस मशीनीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार और हमारा कृषि मंत्रालय। किस तरह की योजनाएं हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि यांत्रिकरण में प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उसका योगदान है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कृषि यंत्र को चलाने के लिए अच्छा प्रशिक्षित या अच्छे स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने जो है भारत में विभिन्न जगहों पे जो है 4 संस्थान जो फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है, इनका निर्माण किया है। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की कोर्सेज होते हैं तथा जो है लॉन्ग ड्यूरेशन की भी प्रशिक्षण वहाँ पे होती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन की लगभग जो है 3 दिन से लगभग 1 या 2 वीक की होती है और कुछ जो कोर्सेज होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है जो 1 महीने से लगभग 3 महीने तक की कोर्सेज होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है कि विभिन्न जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें आपको ट्रैक्टर को या बाकी कृषि यंत्र को किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से उसका सिलेक्शन करना चाहिए, विभिन्न जो क्रॉप होती है हमारी उसके लिए किस तरह की उपकरण चाहिए, इसकी सब की जानकारी आपको दी जाती है। और आपको यहाँ पे सभी प्रशिक्षण जो है वो निःशुल्क प्रदान की जाती है। और संस्थान में जो है वेल इक्विप्ड जो है हमारी हॉस्टल है, वहाँ पे कुकिंग फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पे आपके भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो आपको किसानों को पूर्णतः से निःशुल्क है और साथ साथ में वहाँ पे उनको किसान भाइयों को जो है आने जाने का भी इसमें खर्चा जो है संस्थान प्रदान करती है। साथ साथ में 200 रुपये पर डे जो है किसान भाइयों को जो है एक स्टाइपेंड के रूप में भी प्रदान की जाती है। तो जैसा कि आपके जो नज़दीकी जो संस्थान होंगी, जैसा कि उत्तर भारत के लिए जो है हमारी नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो हिसार में स्थित है हरियाणा में, और जो सदर्न भाइयों के लिए जो है किसान भाइयों के लिए जो सदर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट अनंतपुर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जो वेस्टर्न पार्ट है जो हमारा सेंट्रल पार्ट है किसान जो भाई है उनके लिए जो है सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी मध्य प्रदेश में है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हमारी एक संस्थान है जो कि विश्वनाथ चारेली सोनितपुर जिला और आसाम में स्थित है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पे मतलब पुरुष किसान को भाइयों को नहीं बल्कि जो महिला किसान जिनकी भागीदारी हमारे कृषि में बहुत महत्वपूर्ण है उनको भी प्रशिक्षण किया जाता है, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेस होते हैं और उनको भी आने जाने का खर्चा और वहाँ पे जो सभी जो है महिलाओं के लिए भी जो है अलग से एक जो है हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, उनको आने जाने का किराया भी दिया जाता है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है जो जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं स्मॉल इक्विपमेंट महिलाओं को किस तरह से चलाना चाहिए ताकि उनका श्रम बचत हो सके और स्किल उनकी अपग्रेड हो जाए और हमारी उत्पादन और उत्पादकता भी हमारे कृषि क्षेत्र में बढ़े। तो इसी से मैं आप सबसे किसान भाइयों और बहनों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस प्रशिक्षण का लाभ उठाइए और नज़दीकी जो संस्थान है वहाँ पे जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। किसान बहनों भाइयों, आइए देखते हैं आज आपके लिए विज्ञान और किसान में क्या जानकारी लेकर आए हैं हम।
लगातार हमारे जो किसान हैं वो गेहूं की उन्नत खेती करते हैं, रिकॉर्ड उपज हम लेते हैं, लेकिन अब हमारे जो किसान हैं ना सिर्फ अच्छी उपज ले रहे हैं बल्कि अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आप भी काठिया गेहूं की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ इसमें जो गुणवत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बल्कि मांग अच्छी निकलती है, जिस वजह से हमारे किसानों को इसका अच्छा बाजार भाव भी मिलता है। और किस तरीके से लाभदायक सिद्ध हो रहा है काठिया गेहूं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। काठिया गेहूं की उन्नत किस्म है। इसकी खेती गेहूं के कुल रकबे के 10% हिस्से में होती है और सालाना पैदावार है 25 लाख टन। अच्छी बात यह है कि इसे गेहूं उगाने वाले किसी भी इलाके में बोया जा सकता है। सबसे उम्दा काठिया गेहूं मध्य प्रदेश के मालवा पठारी इलाके में पाया जाता है। काठिया गेहूं विश्व स्तरीय गुणों से भरपूर है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ बीटा कैरोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें पीला धब्बा रोग लगने की संभावना भी नहीं रहती। इन्हीं गुणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काठिया गेहूं की मांग बढ़ रही है, यानी इस किस्म में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। अलग अलग इलाकों और समय के हिसाब से काठिया गेहूं की करीब 20 किस्में हैं। काठिया गेहूं के लिए समतल उपजाऊ मिट्टी चाहिए। बोने से पहले कार्बोक्सिल 75 WP से बीज उपचार करें। अगर ट्राइकोडर्मा विल्टी से बीजों का उपचार करेंगे तो अंकुरण भी अच्छा होगा और बीमारियों का खतरा भी कम रहेगा। काठिया गेहूं की फसल को 5 से 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है। जड़ निकलते समय, गांठ बनते वक्त और दाना भरने के दौरान सिंचाई करना बेहद जरूरी है। गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा, जंगली जई, संकरी पत्ती और लोमड़ घास जैसे खरपतवार उग आते हैं। रोकथाम के लिए क्लोडिनाफॉप 15 WP, फिनोक्साडेन 5 EC या फिनोक्साप्रॉफ 10 EC का छिड़काव कर सकते हैं। बथुआ, खरबाथू, जंगली पालक, मैना, मेथा, मकोए, हिरनखुरी, प्याजी और चटरी मटरी के लिए मेथ्सिलफ्यूरॉन 20 WP या कार्फेंट्राजोन 40 WDG का इस्तेमाल करें। इन सभी खरपतवार नाशियों का छिड़काव बुआई के 30 से 35 दिन बाद करना है। अगर आपकी फसल में काला या भूरा रतुआ रोग लग जाए तो प्रोपिकानाजोल 25 EC छिड़कना होगा। गेहूं के दाने पककर सख्त हो जाएं और नमी 20% से कम रह जाए तो समझ लीजिए फसल पककर तैयार हो चुकी है। काठिया गेहूं की उन्नत किस्में बोएं, कीट और खरपतवार का सही से प्रबंधन हो, समय पर खाद पानी दिया जाए तो 1 हेक्टेयर में 45 से 55 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह सुखा लें। जब नमी 10 से 12% रह जाए तो GI शीट से बने बिन्स में फसल का भंडारण कर लें। भंडार गृह में कीटों से बचाव के लिए 10 क्विंटल अनाज में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की 1 टिकिया जरूर रखें। तो देखा आपने, हमारे किसान जो हैं अब लगातार बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं और अलग अलग किस्मों का चयन करके, अलग अलग फसलों का चयन करके अपने मुनाफे को भी बढ़ा रहे हैं। अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक प्रगतिशील किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है।
इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान बहनों भाइयों, हमारे जो किसान हैं दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी उनके सामने समस्या आती है कि अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अब हमारे कई ऐसे किसान हैं जो आधुनिक तकनीक से काम कर रहे हैं, आधुनिक किस्मों का चयन करते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के अगर पवन कुमार जी की हम बात करें तो एक ऐसे किसान हैं जो कि करते तो सब्जियों की खेती हैं, लेकिन इनको देखकर जो बाकी किसान हैं वो भी ना सिर्फ सब्जियों की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि कई गुना लाभ जो है इन्हें सब्जियों की खेती में मिल रहा है। किस तरीके से ये कृषि का ना सिर्फ विकास बल्कि विस्तार कर रहे हैं, सब्जियों की खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है मनौली। इस गांव के किसान कुछ साल पहले तक परंपरागत फसलों यानी गेहूं और धान के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि उनके जीवन में कोई तो बदलाव लाने आएगा। इसी गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। बचपन में पवन कुमार को जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती तो वे अपने खेत में जाकर अपने पिता का हाथ बटाते। फसलों की कटाई का समय तो उनके लिए किसी त्योहार की तरह था। गांव में पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। पढ़ाई करने के बाद वे दिल्ली में ही नौकरी करने लगे, लेकिन परिस्थितियों के कारण पवन कुमार को अपने खेतों की ओर लौटना पड़ा। गाँव आकर उन्हें लगा कि यही भूमि उनकी कर्म भूमि साबित होगी। गांव आकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी खेती करनी शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या और कैसे किया जाए, इसके लिए पवन कुमार कृषि संस्थानों में चक्कर लगाने लगे, जहां उन्हें तमाम तरह की जानकारियां मिली। अब उन्होंने गेहूं और धान की खेती करने के बजाय सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने खुद ही नहीं लिया, बल्कि उनके समूह के किसानों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया। खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती उनके क्षेत्र में शुरू हुई। सब्जियों की खेती में पवन कुमार को अपार सफलता मिली। वर्ष 2000 में उन्होंने स्वीट कॉर्न और नई सब्जियों की खेती के नए नए तरीके सीखे। साथ ही पवन कुमार ने सब्जियों की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। पवन कुमार नई नई तकनीकों और आधुनिक विधियों को सीखकर अपने खेतों में लागू करते हैं।
पवन कुमार ने पॉली हाउस के फायदों को सुनकर और देखकर पॉली हाउस में खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती करने लगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पुरस्कृत किया गया। पवन कुमार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हौसले के बलबूते उन्होंने हार ना मानी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने वाले पवन कुमार अब स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। तो देखा आपने, पवन जी जैसे ना जाने कितने ही किसान हैं जो कि इस जुगत में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से और ज़्यादा मुनाफा जो है या कृषि को कैसे और ज़्यादा हम मुनाफे के लिए इसको बना सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि नई नई जानकारियों को हम लेते रहें और उनको अपनाते भी रहें। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं आज फार्मिंग इंडिया में आपके लिए कौन सी योजना की जानकारी हम लेकर आए हैं। किसान बहनों भाइयों, इनाम एक ऐसी योजना है जिसको हिंदी में हम इनाम भी कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए किसानों को उनकी उपज का न सिर्फ बेहतरीन भाव मिल रहा है बल्कि भाव की जानकारी अब किसान घर बैठे अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंडियों में न जाने कितनी ही मंडियां हैं जो इसके दायरे में आ चुकी हैं और बड़े पैमाने पर अब इसके जरिए जो कारोबार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से इनाम हमारे किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है, आइए देखते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे
न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखा आपने, लगातार जो बदलाव है वो अब हमें नजर आ रहा है और यही बदलाव लगातार आप तक हम पहुंचाते भी हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी लेकर। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस कड़ी में बस इतना ही, लेकिन आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र व्यवहार के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन की इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेहत का सीधा संबंध हमारे खान पान से है। खाने में हम क्या खाते हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उस खाने को किस तेल में पकाया जा रहा है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि स्टार्टअप के आज के इस सफर में हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला इटावा के गांव भाली में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एग्रीप्रेन्योर कौशल यादव से।